हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज की डॉट नेट इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ की आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि CLR क्या होता है। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं यार, इनको बहुत ध्यान से सुनना। मैंने इससे पहले आपको ये बताया कि IL क्या होता है, यानी कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज क्या होती है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि GIT क्या होता है, आपको वो अच्छे से समझ आ गया। और उसके बाद अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि CLR क्या होता है, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर ये जो टर्म्स होती हैं, इनका कोर कंसेप्ट अगर आपको क्लियर ना हो तो आपको इनको लेकर इंटरव्यू लेने वाला जो बंदा होता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो हम CLR के बारे में स्टडी करते हैं, और जब आप CLR को स्टडी कर रहे होंगे तो उस वक्त आपके माइंड में इंटरमीडिएट लैंग्वेज और GIT का कंसेप्ट कहीं ना कहीं रहना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता तो इससे पहले वाली जो वीडियो है आप उसको देख लें, उसके बाद आपके माइंड में वो कंसेप्ट आ जाएगा। सो चलें हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो अगर हम अपने टॉपिक पे चलें तो देखें, सबसे पहली चीज़ क्या है जनाब, कि जो आपका बेसिकली CLR है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एनवायरनमेंट, ये बेसिकली डॉट नेट की दुनिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का एक पॉइंट है, एक फैक्टर है, एक कंपोनेंट है। और ये क्या करता है कि ये एक स्टेज प्रोवाइड करता है, एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है आपकी डॉट नेट की एप्लीकेशंस को चलने के लिए, ठीक है। और अगर आप इसके बारे में इसको एक सिंपल सादा लफ्ज़ों में कुछ देखना चाहें कि क्या चीज़ है, तो आप ये कह सकते हो कि यार जैसे एक वर्चुअल मशीन होती है ना, ये वो है। तो अगर आपको नहीं पता कि वर्चुअल मशीन क्या होती है तो सिंपली यार आपका एक्चुअल हार्डवेयर होता है, उस हार्डवेयर के ऊपर आप एक लेयर लगाते हो, ठीक हो गया। और उस लेयर को जो है आप उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर चलाते हो, और वो जो सॉफ्टवेयर है उसको नहीं पता होता कि ये जो लेयर नज़र आ रही है कि ये एक एक्चुअल हार्डवेयर है या फिर एक्चुअल हार्डवेयर इसके नीचे छुपा हुआ है। वो उस लेयर को ही एक्चुअल हार्डवेयर समझ के उसके ऊपर चल रहा होता है। मिसाल के तौर पे आपके सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे चलने के लिए 16 GB रैम चाहिए। अब ये उसकी रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन आपको पता है कि ये एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर 4 GB से ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं करेगा रैम, सही है। अब आपका जो कंप्यूटर है उसमें 8 GB रैम लगी हुई है, लेकिन जब भी आप उस कंप्यूटर के ऊपर आप चलाते हो, लेट से अपना सॉफ्टवेयर चलाते हो, वो फ़ौरन चलने से पहले रोक देता है कि नहीं, जब तक आप मुझे 16 GB रैम नहीं दोगे मैं तो नहीं चल सकता। अरे यार, आपको पता है कि उसको 16 GB नहीं चाहिए, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट में तो बात फीड कर दी गई है ना। वो चेक करता है 16 GB रैम नहीं है, बंद हो जाता है। अब आप क्या करते हो, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में डमी 16 GB रैम का साइज़ लिख देते हो, सही है। और उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के ऊपर जाकर आप क्या करते हो, आप अपना सॉफ्टवेयर रन करते हो। अब जैसे सॉफ्टवेयर चलता है तो वो अब जो स्पेक्स रीड कर रहा है वो आपके एक्चुअल हार्डवेयर की नहीं कर रहा, वो उस वर्चुअल एनवायरनमेंट की कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि वही सारा वही हार्डवेयर है। वो उसको पढ़ता है और उसके ऊपर चलने लग जाता है। और उसको वैसे भी बेसिकली कितनी रैम चाहिए, उसको 4 GB तो रैम चाहिए, ठीक है। तो जब उसको 4 GB रैम चाहिए तो वो क्या करता है कि वो 4 GB रैम तो ऑलरेडी आपके पास 4 से डबल होती है, 8 होती है, तो वो उसका इस्तेमाल करके चलता रहता है। और बीच में उसको तसल्ली रहती है कि मेरे पास 16 GB रैम है, जबकि होता कुछ भी नहीं है, वो बस दिखाने के लिए होता है, वर्चुअल होती है, ठीक है। इसी तरीके से वर्चुअल मशीन की एक मैंने सिंपलेस्ट एग्जांपल दी है, बहुत जगहों पे वर्चुअल मशीन इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े काम कर रही होती है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। तो बेसिकली ये है सारा वर्चुअल मशीन का फंडा। तो आपके डॉट नेट का जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है वो बेसिकली आपकी डॉट नेट की जो जितनी भी सारी की सारी एप्लीकेशंस होती हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए इसी तरीके की एक लेयर प्रोवाइड करता है एक्चुअल हार्डवेयर के ऊपर, ताकि वो ईजिली अपने एनवायरनमेंट में रह के रन हो सके, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर बीइंग अ डेवलपर आप देखते हो तो जब भी आप कोई कोड लिखते हो, जैसे कि C# में, VB.NET में, F# में, तो वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट होते हैं, आपको पहले ही पता है कि आपकी हाई लैंग्वेज यानी कि C# VB का जो कोड है वो लो लेवल लैंग्वेज इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है तो CLR यानी कि जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एनवायरनमेंट है वो दूसरा काम ये करता है कि उस कोड को उठा के मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, सही। तो अब ये बात तो हमने पहले पढ़ी थी कि ये काम तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर का होता है, तो फिर अब हम ये कह रहे हैं कि नहीं, ये वाला काम जो है CLR करता है। तो यार CLR के अंदर ही JIT होता है, तो बेसिकली CLR आप JIT से ये वाला काम करवाता है, ठीक है, समझ आ गई आपको। चलें अब हम आगे चलते हैं। अब इससे आगे जाकर देखें अगर हम, तो इससे आगे की अगर हम बात करें तो और CLR क्या क्या कर रहा होता है, वो जो आपकी इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अगर हम उसकी बात करें तो इसके अलावा आपका CR सबसे पहले काम क्या कर रहा होता है, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है, जैसे कि गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन एक टॉपिक है, इसको हम सेपरेटली भी कवर करेंगे, लेकिन अभी अंडरस्टैंड करने के लिए बता देता हूँ कि जब आप अपनी प्रोग्रामिंग काम कर रहे होते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करते हो, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करके आप यूज़ करते हो, और यूज़ करके आप आगे चलते चले जाते हो, और पीछे जो क्रिएटेड ऑब्जेक्ट होते हैं आप उनको शायद दोबारा इस्तेमाल नहीं करते, और वो एक तरीके से गार्बेज बन जाते हैं और वो बस मेमोरी के अंदर डंप होते चले जाते हैं, मेमोरी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो CLR इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि अगर इस किस्म का कुछ भी मामला हो रहा हो तो वहाँ पे गार्बेज कलेक्शन जितनी भी है मैं खुद करता चला जाऊँ, कोई भी गार्बेज पीछे
नहीं छोड़ूं। इसके अलावा टाइप सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ये सिक्योरिटी के कंसर्न मतलब कोई भी आपके कोड को भी ब्रेक डाउन ना कर सके, इन दैट सेंस अभी आप उसको देखो। बस ये है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, आप इसको इतना देख लो। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब ये कि अगर आपकी ऐप के अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो वो जो है मतलब एक स्मूथ वे में और एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर टर्मिनेट हो, बल्कि क्रैश ना हो, इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं। थ्रेड मैनेजमेंट, क्योंकि आपकी एक ऐप जो है वो सीपीयू के ऊपर डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रही होती है, आपके कंप्यूटर में डिफरेंट रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही होती है, तो वो सारी की सारी मैनेजमेंट जो है वो ये CLR देख रहा होता है, ये एनवायरनमेंट देख रहा होता है। और कोड वेरिफिकेशन, जैसे कि आपका कोई कोड है उसको वो कोड आपने सही लिखा है या नहीं लिखा, उसमें किसी किस्म के कोई मसले वगैरह तो नहीं है, उन सब चीज़ों को वेरीफाई करना CLR की जिम्मेदारी है। और उन सबको वेरीफाई करने के बाद आपके जस्ट इन टाइम कंपाइलर को ये CLR अपना कोड दे देता है और जस्ट इन टाइम कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, ताकि वो प्रोसेसर तक पहुंच सके। ठीक है, तो यही बात जो कि मैंने थोड़ी सी पहले आपको पिछली स्लाइड पे बताई थी कि बेसिकली आपका जो क्या है, आपका जो जस्ट इन टाइम कंपाइलर है वो CLR के अंदर लगा हुआ है। तो CLR के पास एक कोड आता है, वो उसको पढ़ता है, उसको वेरीफाई करता है, अपने वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजारता है, उसके बाद उसको जस्ट इन टाइम कंपाइलर के हवाले करता है और जस्ट इन टाइम कंपाइलर कंपाइलेशन करके उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है उस मशीन के हिसाब से जिस मशीन के ऊपर आपने उसको ऑन किया हुआ है। क्योंकि देखें, मशीन तो कोई भी हो सकती है, आज मैक की है कल विंडो की हो सकती है, तो उस मशीन के हिसाब से वो उसको कन्वर्ट करता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। सो आई होप सो कि यहाँ तक आपको CLR का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियोस आने वाली है और आपको सारे के सारे कंसेप्ट .NET की दुनिया के क्लियर होने वाले। सिर्फ थ्योरेटिकल ही नहीं बल्कि कोडिंग के भी बहुत सारे कंसेप्ट इसके अंदर आपके आएंगे और पता नहीं कितने ही सवाल हम इसके अंदर कवर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।